हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो चर्चा शुरू करेंगे आगे की। कल हम लोग जहाँ थे उसके आगे शुरू करेंगे। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि कल हम लोग कहाँ पर थे। तो हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध स्टार्ट कर दिया था। कर्नाटक युद्ध में सबसे पहले हम लोगों ने कर्नाटक का परिचय देख लिया था कि जो उसमें परिचय में हम लोगों ने देखा था कि जो पूर्वी तमिलनाडु का क्षेत्र रहता है, पूर्वी तमिलनाडु का इलाका जो रहता है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां उसके लिए कर्नाटिक शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि औरंगजेब के टाइम पर वहां पर निजाम का शासन रहता है, जो कि मुगलों का ही अधिकारी रहता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था ये कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जो उसके उत्तराधिकारी रहते हैं शासन की डोर को उस तरीके से नहीं चला पाते हैं, उनकी स्थिति कमजोर कमजोर होती जाती है। तो निजाम इसका फायदा उठाता है। निजाम 1724 तक स्वतंत्र व्यवहार करने लगता है। और उसी तरीके से जैसे निजाम स्वतंत्र व्यवहार करने लगता है, कर्नाटक के अधिकारियों के द्वारा भी 1740 आते आते वे भी स्वतंत्र व्यवहार करने लगते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि व्यापार व्यापार के दृष्टिकोण से भी कर्नाटक का बहुत महत्व था, क्योंकि वो हिंद महासागर के नज़दीक में था। और दक्षिण पूर्वी इलाका का जो क्षेत्र रहता है, दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र, वहाँ से और हिंद महासागर से होने वाले व्यापार के दृष्टिकोण से भी उसका काफ़ी महत्व हो जाता है। और हम लोगों ने बातचीत किया था कि 1740 से 1750 का जो दशक रहता है, कर्नाटक क्षेत्र में उत्तराधिकार के मुद्दे पर पूरा वो 1740 से 1750 का दशक पूरा राजनीतिक उठापटक के दौर से गुजरता है। एक के बाद एक शासक बनते रहते हैं। मतलब राजनीतिक ठहराव तो था नहीं वहाँ पर, तो जो कंपनियां थी उनको अवसर दिखा, उन्होंने उसका लाभ उठाना चाहा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कर्नाटक क्षेत्र में ही युद्ध क्यों, उसका क्या कारण था कि कर्नाटक क्षेत्र में ही पहले युद्ध हुआ। तो हम लोगों ने इस पर बातचीत किया था। जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां थी, उनके जो व्यापारिक केंद्र थे वो मुख्यतः तटवर्ती इलाकों में ही थे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, ऐसे तटवर्ती इलाकों में ही थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा पश्चिम भारत का क्षेत्र रहता है, वहाँ पर मराठों का शासन था। और हम लोगों ने बात ये भी किया था कि मराठे उस दौर में सर्वाधिक शक्तिशाली थे, तो वहाँ पर उनको कोई मौका मिला नहीं। और पूर्वी भारत की अगर बात करें तो पूर्वी भारत में बंगाल में पूरा बंगाल का क्षेत्र जो रहता है, वहाँ पर अलीवर्दी खां का शासन रहता है। और अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में निजाम का शासन रहता है। और इन दोनों की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहती है। उनका बड़ा राज्य था, उनकी सैन्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पर तो उनको मौका मिला नहीं। तो जो कर्नाटक का क्षेत्र था वही राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। और हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रांस था उसका जो सबसे मजबूत बेस था वो पांडिचेरी में ही था। और वहाँ पर मद्रास, पांडिचेरी, वहाँ पर व्यापार के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा है, जो है वो उसका महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। व्यापार के दृष्टिकोण से भी उसका काफ़ी महत्व हो जाता है कर्नाटक क्षेत्र का। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे प्रथम कर्नाटक युद्ध पर। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो उसकी शुरुआत होती है वो कैसे होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो ऑस्ट्रिया रहता है यूरोप में, ऑस्ट्रिया, वो उस टाइम पर ऑस्ट्रिया की गिनती एक महत्वपूर्ण जो है शक्तिशाली देशों की गिनती में होती है, क्योंकि जो पवित्र रोमन साम्राज्य रहता है उसका पूरे मध्य एशिया पर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासन रहता है। और उसका पवित्र रोमन साम्राज्य का जो शासक रहता है वो ऑस्ट्रियाई राजवंश हैब्सबर्ग वंश का रहता था। तो ये हम लोगों ने बातचीत किया था कि पूरे पवित्र रोमन साम्राज्य का जो शक्तियों का केंद्रीकरण होता है वो ऑस्ट्रिया में था। तो उसका शासक कौन बनेगा ये बहुत मायने रखता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत किया था। वहाँ से जो फ्रांस और ब्रिटेन रहते हैं, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के मुद्दे पर दो अलग अलग गुटों में संघर्ष चलता रहता है। फ्रांस और ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल रहते हैं। तो इन दोनों के बीच भी वहाँ से ही विरोध शुरू रहता है, वहाँ से ही तनाव की स्थिति रहती है। उसका प्रभाव हमें कर्नाटक क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। तो कर्नाटक में जो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि युद्ध की शुरुआत कैसी होती है। तो कर्नाटक में हम लोगों ने देखा था उस टाइम पर जो फ्रांसीसियों के जो गवर्नर रहते हैं, फ्रांसीसी गवर्नर लाली, तो लाली ने मतलब प्रस्ताव दिया था। जो मद्रास में उस टाइम के गवर्नर थे अंग्रेजों के, मद्रास के गवर्नर को लाली ने ये प्रस्ताव दिया था कि हम भारत में युद्ध नहीं करेंगे, यूरोप में जो भी चल रहा है हम भारत में युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि होता कुछ ऐसा है, जो मद्रास के जो गवर्नर रहते हैं उन्होंने कुछ मतलब ऐसा कुछ कोई स्पष्ट वादा नहीं किया कि हाँ ठीक है
ऐसा कोई स्पष्ट वादा नहीं किया। और आगे हमें ये देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिश सरकार रहती है, ब्रिटिश सरकार क्या करती है, भारत के लिए एक नौसेना भेजती हैं। तो नौसेना क्या करती है, आती है नौसेना और फ्रांसीसी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, फ्रांसीसी नौसेना को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती है। तो इसके कारण क्या होता है, डुप्ले की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, उसकी जो सैन्य व्यवस्था रहती है, सैनिक ताकत जो रहती है उसकी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डुप्ले, उसकी सैनिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो डुप्ले क्या करता है, मॉरिशस में हम लोगों ने देखा था उस टाइम पे मॉरिशस में फ्रांसीसियों का शासन था, और उस टाइम पे मॉरिशस में जो सैनिक अधिकारी थे ला बोर्डने, तो जो डुप्ले रहता है क्या करता है, डुप्ले ला बोर्डने से मदद मांगता है। फिर ला बोर्डने अपना पूरा जो है सेना लेकर आते हैं और मद्रास को पूरी तरीके से पैक कर देते हैं, पूरा मद्रास पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ला बोर्डने कुछ पैसे लेते हैं अंग्रेजों से और उनको मद्रास वापस लौटा देते हैं। जबकि ये डुप्ले की इच्छा नहीं थी, डुप्ले का कुछ ऐसा विचार था कि हमें यहाँ पर फ्रांसीसियों का वर्चस्व स्थापित करना चाहिए, लेकिन ला बोर्डने क्या करता है, डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध कुछ पैसे लेकर मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर देता है और चला जाता है वापस। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि डुप्ले काफ़ी योग्य व्यक्ति था, और जैसे ही अंग्रेज संभल पाते मद्रास में, जैसे ही अंग्रेजों की स्थिति अच्छी हो पाती, अंग्रेज अपना पैर जमा पाते मद्रास में, उससे पहले डुप्ले क्या करता है, डुप्ले मद्रास पर वापस से कब्जा कर लेता है। तो फिर इससे क्या होता है, जब डुप्ले वापस से कब्जा कर लेता है तो डुप्ले की स्थिति काफ़ी मद्रास में अच्छी हो जाती है, डुप्ले की स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जो उस टाइम पे कर्नाटक के, हम लोगों ने बात किया था कि जो कर्नाटक के नवाब रहते हैं अनवरुद्दीन, वो क्या कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर युद्ध मत करो। लेकिन डुप्ले उससे कुछ वादा कर लेता है कि हम मद्रास जीतकर आपको ही देने वाले हैं। तो वो कहता है ठीक है फिर, लेकिन वो जीतने के बाद डुप्ले अपने वादे से मुकर जाता है, और फिर उसके बाद मद्रास क्षेत्र को लेकर डुप्ले और नवाब के बीच युद्ध होता है, जिसे हम कहते हैं वांडीवास की लड़ाई, सॉरी अड़यार या सेंट थामे का युद्ध। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि एक नवाब की एक बड़ी सेना को, डुप्ले की मात्र 900 कुछ सैनिक थे, मात्र 930 सैनिकों ने नवाब की एक बड़ी सेना को पराजित कर लिया। तो इसी कारण हम लोगों ने देखा था कि डुप्ले का जो कॉन्फिडेंस रहता है, डुप्ले का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, उसकी आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हम पूरे भारत में हम नियंत्रण कर सकते हैं। वो वो मतलब पूरे भारत पर नियंत्रण करने का ऐसी उसके माइंड में ऐसे आइडियाज आते हैं कि उसको काफ़ी अनुभव देखने को मिलता है कि अगर हम भारतीय सैनिकों को अगर यूरोपियन तरीके से अगर हम ट्रेनिंग दें, उसको यूरोपियन तरीके से ट्रेंड करें, तो यूरोपियन की समान ही वो योग्य साबित होंगे और हमारे लिए पूरी निष्ठा से लड़ेंगे। और ये भी देखा था हम लोगों ने कि भारत में उत्तराधिकार के जो युद्ध चल रहा है उसमें हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये सब डुप्ले को अनुभव आ रहा था कब, अड़यार के युद्ध के बाद। अड़यार के युद्ध के बाद डुप्ले के माइंड में ये सब आइडियाज आ रहे थे। लेकिन उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही मद्रास पर डुप्ले कब्जा कर लेता है, मद्रास में डुप्ले को बढ़त तो मिलती है, फ्रांसीसियों की स्थिति काफ़ी मजबूत होती है दक्षिण में, लेकिन उसके बाद जो फ्रांसीसी सरकार रहती है वो एक्सला-सॉपेल संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में फ्रांसीसियों के बढ़त के बावजूद भी, इस युद्ध में फ्रांसीसियों के बढ़त के बावजूद भी युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्रांसीसी सरकार थी वो भारत को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थी। तो इसके कारण क्या होता है, बस डुप्ले को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, लेकिन फ्रांसीसी सरकार उसको सपोर्ट नहीं देती है, और उसका जो है भारत को लेकर नज़रिया उस तरीके से नहीं रहता है। ज़्यादा वो भारत को उतना वैल्यू नहीं देता था। अमेरिका और यूरोप में उसका ज़्यादा ध्यान था। तो इसके कारण हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसियों के हाथ से मद्रास भी चला जाता है, और फ्रांसीसी एक्सला-सॉपेल की संधि करते हैं, वो हम लोगों ने देखा था बराबरी पर युद्ध समाप्त होता है, ऐसा कुछ होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सेकंड कर्नाटक युद्ध पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था उसके बारे में हम लोग कुछ नोट करके लिख लेंगे। जैसे कि इस युद्ध के कारण जो डुप्ले का मतलब जो अनुभव हुआ, डुप्ले को क्या अनुभव हुआ, डुप्ले ने क्या सीखा इस युद्ध से, और उसका क्या निष्कर्ष निकल के आया अंततः, इस सब पॉइंट को हम लोग एक बार नोट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग नोट करते हैं। तो नोट करके हम लोग पॉइंट लिख लेंगे, कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे नोट करके। फर्स्ट कर्नाटक वार के बारे में,
देखेंगे हम लोग कि प्रथम कर्नाटिक युद्ध के बाद सॉरी प्रथम कर्नाटिक युद्ध के बाद फ्रांस फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी। प्रथम कर्नाटिक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी, लेकिन लेकिन एक्स लॉसॉपेल एक्सलॉसॉपेल की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। बराबरी पर समाप्त हुआ। ये ऐसा क्यों होता है? फ्रांसीसी सरकार की अदूरदर्शिता के कारण। अगर यहाँ पर फ्रांसीसी सरकार थोड़ा सा भी भारत को लेकर जागरूक रहती, तो यहाँ पर हमें शायद इतिहास में कुछ ऐसा देखने को मिलता कि जो अंग्रेजों ने इतने सालों तक भारत में शासन किया, ऐसा हो सकता था कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता कि उनकी जगह पर फ्रांसीसी होते हैं। लेकिन जो फ्रांसीसी सरकार थी वो उतनी जागरूक थी नहीं, तो उसके कारण क्या होता है, ये युद्ध बराबरी पर समाप्त होता है। लिखेंगे ब्रैकेट में सॉरी प्रथम कर्नाटिक युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी, लेकिन एक्सलॉसॉपेल की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त होता है और फ्रांसीसियों को मद्रास में जो ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे तो लैंग्वेज पकड़ने में बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। मद्रास में जो बढ़त फ्रांसीसियों को मद्रास में जो बढ़त मिली हुई थी उसे गवा दिया। ब्रैकेट में कर लेंगे फ्रांसीसी सरकार की दूरदर्शिता के कारण। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, नहीं तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर सेकंड पॉइंट पर हम लोग आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट देखेंगे, इस युद्ध से डुप्ले का जो कॉन्फिडेंस रहता है वो काफी बढ़ जाता है और वो भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप की योजना बनाने लगता है। और डुप्ले ये देखता है कि एक छोटी सी सेना अगर हम उसको यूरोपीय तरीके से अगर ट्रेनिंग दे दें तो वो यूरोपियन की तरह ही लड़ते हैं। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। इस युद्ध से
इस युद्ध से, यानी कि प्रथम कर्नाटिक युद्ध से। डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ी और वह भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप की योजना बनाने लगा। हस्तक्षेप की योजना बनाने लगा। और डुप्ले को यह विश्वास भी हुआ कि कि यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित एक छोटी सेना भारतीय राज्यों की बड़ी सेना को पराजित भारतीय राज्यों की बड़ी सेना को पराजित कर सकती हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तो जो अड़यार का युद्ध रहता है, अड़यार के युद्ध से डुप्ले को ये विश्वास हो जाता है, उसका ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि अगर हम भारतीय सैनिकों को अगर यूरोपीय तरीके से अगर हम उनको प्रशिक्षण दें, यूरोपीय तरीके से उनको हम ट्रेंड करें, तो वो यूरोपियन की तरह ही योग्य साबित होंगे और हमारे लिए पूरी निष्ठा से लड़ेंगे। तो उसको भी नोट कर लेंगे। अड़यार के युद्ध से यह विश्वास भी मजबूत हुआ कि युद्ध से यह विश्वास भी मजबूत हुआ कि यह विश्वास भी मजबूत हुआ कि यदि भारतीयों को यूरोपियन तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वे यूरोपियन की तरह ही योग्य साबित होंगे और निष्ठावान भी। तो अगला पॉइंट देख लेंगे।
अड़यार युद्ध से यह विश्वास भी मजबूत हुआ कि अ, भारतीय यानी भारतीयों को यूरोपियन तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वे यूरोपियन की तरह ही योग्य साबित होंगे और निष्ठावान भी। उसके आगे देख लेंगे। जो डुप्ले रहता है, डुप्ले को कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थितियों की भी समझ हो गई थी उसको उस टाइम पे। कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थितियों की अच्छी खासी समझ हो गई थी और डुप्ले ऐसा व्यक्ति था जो फ्रांसीसियों को भारत में उनका वर्चस्व स्थापित कर सकता था। फ्रांसीसियों का नियंत्रण अगर भारत में बढ़ता, तो अगर उनको साम्राज्य विस्तार करना होता, अगर वो डुप्ले को अगर यहाँ पर रहने देते, तो ही जो है कि आगे फ्रांसीसियों का यहाँ पर वर्चस्व स्थापित हो पाता। लेकिन आगे हम देखते हैं कुछ ऐसा कि डुप्ले को रिप्लेस कर दिया जाता है, फ्रांसीसी सरकार बुला लेती है। उसको देखेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे आगे। डुप्ले क्या करता है, डुप्ले को यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों की अच्छी खासी समझ हो जाती है और वो क्या करता है, भारतीय राज्यों को प्रशिक्षित मतलब कि सेना देकर, भाड़े पे सेना देकर भारतीय राज्यों को अपने ऊपर निर्भर बनाने की योजना बनाने लगता है। और वैसा ही कुछ दिखने को मिलता है सेकंड कर्नाटक युद्ध में। तो लिख लेते हैं हम लोग, एक बार लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेकंड कर्नाटक युद्ध पर। डुप्ले को कर्नाटक की कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थितियों की भी समझ थी। कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थितियों की भी समझ थी और वह भारतीय राज्यों को भारतीय राज्यों को किराए पर सेना देकर उन्हें अपने ऊपर निर्भर निर्भर बनाने की भी योजना बनाने लगा था। और जल्द ही और शीघ्र ही डुप्ले का यह अनुभव और शीघ्र ही डुप्ले का यह अनुभव, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, द्वितीय और शीघ्र ही डुप्ले का यह अनुभव द्वितीय कर्नाटक युद्ध में और शीघ्र ही डुप्ले के इस अनुभव ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध में व्यवहारिक रूप लिया। डुप्ले को कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थितियों की भी समझ थी और वह भारतीय राज्यों को किराए पर सेना देकर उन्हें अपने ऊपर निर्भर बनाने की भी योजना बनाने लगा था। और शीघ्र ही डुप्ले का यह अनुभव और उसकी यह योजना ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध में व्यवहारिक रूप लिया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो उस टाइम पे जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी, अगर हम लोग बात करें दक्षिणी क्षेत्र की, तो यहाँ पे हैदराबाद हो जाता है, यहाँ पे कर्नाटक हो जाता है। ये हैदराबाद हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया। जहाँ से यहाँ पे हैदराबाद हो गया, यहाँ पे कर्नाटक। तो होता होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे भी उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था, और यहाँ पर भी उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष जारी था। दोनों जगह पे मतलब उत्तराधिकार को लेकर, गद्दी को लेकर संघर्ष जारी था। हैदराबाद में कौन कौन था? हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच संघर्ष जारी था। और कर्नाटक में नवाब उस टाइम पे रहता है अनवरुद्दीन अनवरुद्दीन और चांदा साहेब। अनवरुद्दीन और चांदा साहेब के बीच यहाँ पे संघर्ष जारी था। तो डुप्ले ने फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में, पहले कर्नाटक युद्ध में जो है उसकी जो उसने जीता था, लेकिन भले ही बाद में मद्रास को वापस कर दिया था, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस था वो काफी बढ़ गया था। डुप्ले का कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास का पहले से ही काफी बढ़ा हुआ था, और वो देखता है कि यहाँ पे उत्तराधिकार को लेकर, गद्दी को लेकर संघर्ष जारी है। तो डुप्ले इसको एक अवसर के रूप में देखता है, और वो हस्तक्षेप करता है। तो हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा है कि डुप्ले एक को सहायता देगा, मतलब कि डुप्ले अपनी मर्जी से यहाँ पर शासक बनाता है। उसको लिख लेंगे हम लोग कि हैदराबाद में, शॉर्ट में लिखेंगे, हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहेब के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष जारी था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। डुप्ले क्या करता है? डुप्ले यहाँ पर दिमाग लगाता है। डुप्ले का पहले से कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। यहाँ पर हैदराबाद, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे रहता है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। यहाँ कर्नाटक में किसके बीच रहता है? अनवरुद्दीन और चांदा साहेब। तो डुप्ले क्या करता है? इसका और इसका, नासिर जंग का और अनवरुद्दीन का विकेट गिरा देता है। इन दोनों को हराता है और इन दोनों की हेल्प करता है शासक बनने में। तो बाद में ये लोग भी उसको काफी क्षेत्र में पैसा देते हैं। तो उसको हम लोग लिख लेंगे एक बार कि प्रथम कर्नाटक युद्ध से डुप्ले का प्रथम कर्नाटक युद्ध से डुप्ले की महत्वाकांक्षा बड़ी हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध से डुप्ले की महत्वाकांक्षा बड़ी हुई थी, और वो इसे अवसर के रूप में देखता है। जो गद्दी को लेकर लड़ाई चल रही है, उसको वो अवसर के रूप में देखता है।
हुई। प्रथम कर्नाटिक युद्ध में डुप्ले महत्वाकांक्षा बढ़ी, मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध की सफलता से डुप्ले की महत्वाकांक्षा बड़ी हुई थी, और इससे वह अवसर के रूप में देखता है। और 1760 में एक लड़ाई होती है, सॉरी 1760 में नहीं, ये जो हमारा सेकंड कर्नाटक युद्ध था, ये कुछ चला था 1749 से 1754 तक चला था, ये जो हमारा सेकंड कर्नाटक युद्ध रहता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध से डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई थी, और वे इसे अवसर के रूप में देखता है। और 1749 में अमूर की लड़ाई में 1749 में अमूर की लड़ाई में डुप्ले क्या करता है, नासिर जंग और अवनरुद्दीन, सॉरी अनावरुद्दीन, नासिर जंग और 1749 में अमूर की लड़ाई में डुप्ले नासिर जंग और अनावरुद्दीन को पराजित करता है। और मुजफ्फर जंग, इसे शॉर्ट में लिखेंगे, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में और चांदा साहेब को कर्नाटक में शासक बनाने में मदद करता है। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में और चांदा साहेब को कर्नाटक में शासक बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ कि डुप्ले ने नासिर जंग और अनावरुद्दीन का विकेट गिरा दिया और शासक बनाया किसको, चांदा साहेब को कर्नाटक में और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को। तो जो डुप्ले था, डुप्ले की जो स्थिति थी वो दक्षिण में बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि उसने उनको हेल्प किया था शासक बनाने में। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको जो चांदा साहेब रहता है वो पांडिचेरी के नजदीक, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर पांडिचेरी के नजदीक वो कुछ उसको 80 गांव मतलब देता है गिफ्ट में, क्योंकि उसने उसको शासक बनाया था, तो उसको कुछ 80 गांव देता है। और हैदराबाद में क्या करता है, जो मुजफ्फर जंग रहता है, डुप्ले को पूरा ये इतना तटवर्ती इलाका डुप्ले को देता है, जिसे हम उत्तरी सरकार कहते हैं। ये डुप्ले को मिल गया, यहाँ पर 80 गांव मिल गया। तो इससे क्या हो गया, डुप्ले की स्थिति काफी मजबूत हो गई दक्षिण में। जो डुप्ले था कल को फ्रांसीसी जो थे सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के रूप में थे, लेकिन देखते ही देखते जब यहाँ पर डुप्ले को सफलता मिली, तो वो एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। और इस सफलता के बाद क्या होता है, डुप्ले की चर्चा एक बहुत ही कुशल शासक के रूप में होने लगती है, और यहाँ पर पूरे इस क्षेत्र में डुप्ले की स्थिति मजबूत हो गई। तो फ्रांसीसी जो थे कल को सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के रूप में थे, वो देखते ही देखते एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरते हैं, और इससे अंग्रेज जो रहते हैं, इससे अंग्रेजों की स्थिति कमजोर होती है। तो अभी अंग्रेजों को इनके अधीन रहना था, अंग्रेजों को या फिर अंग्रेज या तो इनको चुनौती देते हैं या फिर इनके अधीन रहते हैं। अंग्रेजों के सामने यही अभी विकल्प था, अभी दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं उनके सामने। तो अंग्रेज क्या कहते हैं,
अंग्रेजों ने इनके अधीन रहना, ये मतलब इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अंग्रेज मतलब चाहते थे कि हमारा वर्चस्व स्थापित होना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा, अंग्रेज चाहते थे हम इनको चुनौती देंगे, मतलब अंग्रेजों के सामने एक तरीके से करो या मरो वाली स्थिति थी कि मतलब या तो चुनौती दो या तो हट जाओ यहाँ से। मतलब जब यहाँ पर फ्रांसीसी का पूरा वर्चस्व स्थापित हो गया, फ्रांसीसी को नियंत्रण हो गया था, तो उनको वो अधीन रहना नहीं चाहते थे। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज मतलब बीच बीच में ऐसे चुनौती देते रहते हैं, संघर्ष होता रहता है, बीच बीच में अंग्रेज ऐसे चुनौती देते रहते हैं, पूरी तरीके से मतलब हार नहीं मान जाते हैं। और हम देखते हैं कुछ ऐसा है कि आगे जो अनावरुद्दीन रहता है कर्नाटक में, डुप्ले ने किसको सरकार बनाया, शासक बनाया, उसको कर्नाटक में चांदा साहेब को बनाया। लेकिन जो अनावरुद्दीन का जो बेटा रहता है मोहम्मद अली, वो उसको अंग्रेज क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते रहते हैं। तो मोहम्मद अली भी इसको चुनौती देता रहता है, यहाँ पर चांदा साहेब को और फ्रांसीसी सरकार को वो चुनौती देता रहता है। कुछ यहाँ पर कर्नाटक के नीचे यहाँ पर कुछ तिरुचिरापल्ली करके एक है जगह, यहाँ पर एक तिरुचिरापल्ली करके एक जगह है। तो जो अनवरुद्दीन का बेटा रहता है उसका नाम रहता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली क्या करता है, तिरुचिरा तिरुचिरा तिरु तिरुचिरापल्ली को केंद्र बनाकर चांदा साहेब और फ्रांसीसियों को चुनौती देता रहता है अंग्रेजों की सपोर्ट से। अंग्रेज भी इसको सपोर्ट करते रहते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे एक बार। इस सफलता से फ्रांसीसियों की स्थिति दक्षिण में दक्षिण भारत में मजबूत हुई। इस सफलता से फ्रांसीसियों की स्थिति दक्षिण भारत में मजबूत हुई। जैसे जो रहता है चांदा साहेब, जो कर्नाटक में शासक बनता है दुपले की मदद से, चांदा साहेब ने पांडिचेरी के निकट पांडिचेरी के निकट 80 गांव दिए। चांदा साहेब ने पांडिचेरी के निकट फ्रांसीसियों को 80 गांव दिए। और देख लेंगे मुजफ्फरजंग ने बड़ी राशि दी, एक बड़ी राशि दी डुप्ले तथा फ्रांसीसी सेना को। डुप्ले तथा फ्रांसीसी सेना को। तो अभी से अंग्रेजों की स्थिति जो थी वो मजबूत हो गई थी और अंग्रेजों के सामने करो या मरो वाली स्थिति थी। तो अंग्रेज क्या करते हैं, चुनौती देते रहते हैं बीच बीच में, पूरी तरीके से हार नहीं मान जाते हैं। तो उसको भी नोट कर लेंगे हम लोग। एक बड़ी राशि दी, मुजफ्फरजंग ने एक बड़ी राशि दी। हालांकि हालांकि अंग्रेजों ने कर्नाटक क्षेत्र में फ्रांसीसियों को चुनौती दी। और
अनवर और अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली। तिरुचिरापल्ली को केंद्र बनाकर तिरुचिरापल्ली को केंद्र बनाकर चांदा साहेब तथा केंद्र बनाकर चांदा साहेब और फ्रांसीसियों को चुनौती दे रहा था। केंद्र बनाकर चांदा साहेब और फ्रांसीसियों को चुनौती दे रहा था। लिख लेंगे अंग्रेजों की मदद से। अंग्रेजों की मदद से। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो मोहम्मद अली का बेटा रहता है, अनवरुद्दीन का बेटा रहता है मोहम्मद अली, वो तिरुचिरा तिरुचिरापल्ली से चांदा साहेब और फ्रांसीसियों को चुनौती दे रहा था। तो इसी बीच क्या होता है, एक क्लाइव नाम के शख्स का नाम आएगा। क्लाइव जो रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो एक क्लर्क रहता है। क्लाइव एक क्लर्क रहता है और क्लाइव बहुत ही योग्य व्यक्ति था। अगर जैसे देखिए, अगर हम तो बात करें, जैसे यहाँ पे फ्रांसिसियो की तरफ से डुप्ले हो गया, वैसे ही अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था, और भी उसके बाद कई लोग योग्य व्यक्ति आते हैं अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन जो पहले आता है क्लाइव, क्लाइव ने सेकेंड कर्नाटक युद्ध में बहुत बड़ी बड़ी सफलता दिलाई, और क्लाइव बहुत ही योग्य व्यक्ति था। वो कंपनी में एक क्लर्क था, लेकिन वो अपनी योग्यता के दम पर ऊंचे पद पर आता है। क्लाइव क्या करता है, बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। जो सेकंड कर्नाटक युद्ध का अगर हम बात करें, तो सेकंड कर्नाटक युद्ध का जो पहला फेज रहता है 1749 से 1751 का, वो अगर हम देखें तो ये पूरा फ्रांसीसियों के पक्ष में रहता है। मतलब पूरा डुप्ले के कंट्रोल से चलता है। डुप्ले जैसा जैसा चाहता है वैसा वैसा चलता है। डुप्ले को ऐसा लगता है सब कुछ तो मेरी मर्जी से ही हो रहा है। लेकिन फिर आगे क्या आता है कि सेकंड फेज आता है 1752 से 54। सेकंड फेज में क्या करते हैं, अंग्रेज बाजी को पलट देते हैं। अंग्रेजों ने उनको चुनौती तो दी ही दी, उसके साथ साथ अंग्रेजों को कुछ सफलता भी मिलती है। हम आगे अभी लिखेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले फेज में फ्रांसीसियों का दबदबा था, और सेकेंड फेज में अंग्रेजों का दबदबा रहता है। हालांकि फ्रांसीसियों के भी हैदराबाद में रहता है क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे हो गया हैदराबाद। यहाँ पर एक अर्काट करके जगह है, कर्नाटक की ये राजधानी रहती है। तो क्लाइव क्या करता है, जब यहाँ से मोहम्मद अली इनको चुनौती दे रहा था, क्लाइव क्या करता है, यहाँ पर अर्काट को जीतने की योजना बनाता है, और क्लाइव अर्काट को जीत भी लेता है। फिर जब क्लाइव यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पर कमजोर हो जाती है। फिर डुप्ले के हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन डुप्ले यहाँ अभी भी हैदराबाद में डुप्ले था। यहाँ पे कर्नाटक में जो है अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होता है, लेकिन हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसी थे। आगे हम देखते हैं कैसे उनका नियंत्रण धीरे धीरे कम होता है, आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। इसी बीच क्लाइव
ने आर्काट को जीतने की योजना बनाई और वह सफल भी रहा। इसी बीच क्लाइव ने इसी लैंग्वेज मैच हो जाना चाहिए। हाँ, इसी बीच क्लाइव ने आर्काट को जीतने की योजना बनाई और सफल हुआ। इस सफलता से इस सफलता से फ्रांसीसियों की स्थिति कर्नाटक में कमजोर हुई कमजोर हुई। इस सफलता से फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हुई। फिर आगे क्या होता है कि कर्नाटक में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है और जो हैदराबाद में रहता है फ्रांसीसियों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। और जो अनवरुद्दीन का बेटा रहता है मोहम्मद अली, ये अंग्रेज क्या करते हैं उसको कर्नाटक का नवाब बना देते हैं यहाँ पर कब्जा करने के बाद। सफल हुआ। इस सफलता से फ्रांसीसियों की स्थिति कर्नाटक में कमजोर हुई और अंग्रेजों की मदद से मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। तो फिर अभी और भी कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं इन दोनों के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच और भी कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं। तो फ्रांसीसियों को सफलता नहीं मिलती है, फ्रांसीसी धीरे धीरे और कुछ छोटी मोटी लड़ाइयों में हारते जाते हैं और युद्ध चल ही रहा होता है। आगे कुछ ऐसा होता है कि जो डुप्ले रहता है, अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये हैदराबाद में फ्रांसीसी है अभी और यहाँ कर्नाटक में अंग्रेज ब्रिटेन वाले। तो यहाँ पर अंग्रेजों का नियंत्रण है और यहाँ पर फ्रांसीसियों का। तो अभी भी मतलब कोई एक सर्वाधिक शक्तिशाली नहीं हो गया, मतलब इस पूरे क्षेत्र पर किसी एक का नियंत्रण नहीं है। उसका भी नियंत्रण है हैदराबाद पर, इसका भी नियंत्रण है कर्नाटक पर। फिर अभी जैसे हमने बात किया कि अड़यार या सेंट थामे के युद्ध में जो डुप्ले को जो जो अनुभव मिला था, डुप्ले ने जो जो सीखा था, डुप्ले का जो जो अनुभव था वहां पर कि अगर हम भारतीयों को यूरोपियन तरीके से अगर ट्रेनिंग दे, यूरोपियन तरीके से उनको ट्रेंड करे तो वो यूरोपियन की तरह ही योग्य साबित होंगे, हमारे लिए पूरी निष्ठा से लड़ेंगे और हम एक छोटी सी सेना मतलब छोटी सी सेना से बड़ी सेना को, भारतीय राज्यों के बड़ी सेना को पराजित कर सकते हैं अगर हम भारतीयों को यूरोपियन तरीके से ट्रेंड कर दे तो। और आगे जो मतलब कि राजनीति को ही व्यापार का जरिया बना लिया जाए और प्रशिक्षित सेना के दम पर भारतीय राज्यों को किराए पर सेना देकर उन्हें अपने ऊपर निर्भर बना लिया जाए सेना के लिए। तो जो जो डुप्ले के माइंड में आइडियाज आए थे अड़यार युद्ध के बाद, अभी वो सब आइडियाज क्या है क्लाइव ने कॉपी कर लिया। अभी क्लाइव के माइंड में भी वही सब चल रहा है, क्लाइव को भी वही सब आइडियाज आ रहे हैं। तो अभी जो अनुभव डुप्ले का है अभी वही अनुभव क्लाइव का भी है, फ्रांसीसियों का जो अनुभव है वही अनुभव इनका भी है, अंग्रेजों का। तो एक 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि डुप्ले ने भारत को जीतने की योजना बनाई, डुप्ले ने भारत को जीतने का रास्ता बनाया, डुप्ले ने भारत को जीतने का रास्ता बनाया और अंग्रेजों ने उसी रास्ते पे चलकर भारत को जीता।
डुप्ले ने भारत को जीतने का रास्ता बनाया और अंग्रेजों ने उसी रास्ते पे चलकर आगे चलकर अंग्रेजों को जीता। तो ये आया था 2020 में, तो वो यहीं से रिलेटेड है। और ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर। डुप्ले डुप्ले के माइंड में पूरा ये सब आइडियाज आते हैं, भारतीय राज्यों को अपने ऊपर सेना के लिए निर्भर बनाना, उनको भाड़े पे सेना दे देकर अपने ऊपर निर्भर बनाने की पूरा उसके माइंड में आइडिया आते हैं। फिर इसी आइडियाज को, यही पूरा सेम आइडियाज को क्लाइव कॉपी कर लेता है और इसी रास्ते पर चलकर जो है अंग्रेज इन्हीं सब स्टेप को, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके अंग्रेज कर्नाटक में, बंगाल में, यहाँ तक कि पूरे भारत को जीतने में इसी सब स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हैं अंग्रेज। तो हम लोग लिख लेंगे। तो अभी होता कुछ ऐसा है कि अभी जो अनुभव डुप्ले का है वही सेम अनुभव अंग्रेजों का भी है। तो अंग्रेज अभी यहाँ पर देखिएगा क्या दिमाग लगाते हैं। उनको लगता है ऐसा कि अगर डुप्ले जब तक रहेगा यहाँ पर हमारा काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि डुप्ले ही वह व्यक्ति था जो कि कर्नाटकी और यहाँ पर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को समझता था। डुप्ले के बाद और भी कोई फ्रांसीसियों का अधिकारी जो है कोई समझने वाला भारत को था नहीं। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की समझ डुप्ले को बहुत ही अच्छी तरीके से थी और ये बात अंग्रेजों ने भाप लिया था। अंग्रेज ये बात समझ गए थे कि अगर डुप्ले जब तक यहाँ पर रहेगा हमारा नियंत्रण यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो फिर अंग्रेज अब क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं कि जिससे डुप्ले यहाँ से हट जाए। फिर डुप्ले को रिप्लेस करने की माइंड चलाते हैं ये लोग, और क्या करते हैं कि जो जो अंग्रेजों के, जो ब्रिटेन का जो विदेश मंत्री रहता है फ्रांस में जो ब्रिटेन का विदेश मंत्री रहता है, वो क्या करते हैं कि फ्रांसीसी सरकार जो रहती है, फ्रांसीसी सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि डुप्ले को वापस बुलाओ। डुप्ले वहां पर रहेगा तो ना तो तुम व्यापार कर पाओगे ना तो हम व्यापार कर पाएंगे। तुम भी डूबोगे मतलब हम भी डूबेंगे। व्यापार तुम भी नहीं कर पाओगे, हम भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ जो ब्रिटेन की जो विदेश मंत्री रहते हैं वो फ्रांसीसी सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और फिर फ्रांसीसी सरकार क्या करती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि फ्रांसीसी सरकार उतनी दूरदर्शिता नहीं थी, उसको भारत को लेकर वो उतना वैल्यू नहीं देता था। भारत में उसका ज़्यादा जो था नज़र अमेरिका में और यूरोप में था। तो फ्रांसीसी सरकार की ये यहाँ पर बहुत बड़ी गलती रहती है। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी गलती मानी जाती है फ्रांसीसी सरकार को, और डुप्ले को फिर वापस भी बुला लेते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों का रास्ता साफ हो जाता है, डुप्ले हट जाता है तो अंग्रेजों का रास्ता साफ हो जाता है। उसके आगे हम चर्चा करेंगे, पहले लिख लेते हैं। अंग्रेजों अंग्रेजों की मदद से मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। इसके आगे लिखेंगे इसके कारण कर्नाटक में कर्नाटक में फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हुई। इसके कारण कर्नाटक में फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हुई। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखे तो इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने इसके बाद अंग्रेजों के दबाव में इस, इसके बाद अंग्रेजों के दबाव में
फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को 1754 में वापस बुला लेती है। अभी अभी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल ही रहा था। अभी युद्ध चल ही रहा है कि उसी बीच में फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, डुप्ले को वापस बुला लिया। जो कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो मेन था वही था, डुप्ले ही था। और डुप्ले को ही फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लिया। तो इससे अंग्रेजों का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन फ्रांसीसियों की स्थिति बहुत ही मतलब नियंत्रण कम हो जाता है। इसके बाद अंग्रेजों के दबाव में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस 1754 में वापस बुला लिया। इसके बाद अंग्रेजों के दबाव में फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को अंग्रेजों के दबाव में आकर लैंग्वेज मैच हो जाएगा। इसके बाद अंग्रेजों के दबाव में आकर फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को 1754 में वापस बुला लेती है। यह फ्रांसीसी सरकार की एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। बड़ी गलती मानी जाती है। अगर यहाँ पर फ्रांस की तरफ से मतलब फ्रांसीसी सरकार, अगर यहाँ पर उसकी जगह पे कोई जागरूक सरकार होती, तो डुप्ले को अगर सपोर्ट मिलता थोड़ा भी, तो डुप्ले अपना जो है नियंत्रण बना लेता। डुप्ले इतना योग्य था, अगर उसको सपोर्ट मिलता तो वो अपना नियंत्रण बना सकता था। ऐसी संभावना थी कि अंग्रेजों की जगह पर यहाँ पर भारत में फ्रांसीसियों का दबदबा होता। लेकिन वही फिर फ्रांसीसी सरकार की अदूरदर्शिता के कारण यहाँ पर अंग्रेजों का नियंत्रण होता है और फ्रांसीसी की हार होगी। अभी हम आगे भी थर्ड कर्नाटक युद्ध में बात करेंगे। अभी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक और भी कुछ थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे। इससे आगे अगर हम लोग बात करें तो 1754 में फ्रांसीसी सरकार 1754 में डुप्ले को वापस बुला लेती है और उसके बाद अंग्रेजों का रास्ता साफ हो जाता है। फिर 1755 में ये लोग एक समझौता करते हैं, एक संधि होती है पांडिचेरी में। हमने मैप में देखा था पहले कि जो कर्नाटक का क्षेत्र रहता है उसके निचले क्षेत्र में पांडिचेरी नाम की एक जगह रहता है। पांडिचेरी में ये संधि होती है, पांडिचेरी की संधि। इस संधि के बाद क्या होता है, इस संधि के द्वारा युद्ध को रोका जाता है, युद्ध को समाप्त किया जाता है। और अभी भी हैदराबाद में फ्रांसीसियों का नियंत्रण रहता है और कर्नाटक में अंग्रेजों का। तो मतलब कि अभी भी किसी एक की सरकार दोनों जगह पर नहीं है। फ्रांसीसियों का वर्चस्व है अभी हैदराबाद में और अंग्रेजों का नियंत्रण है अभी कर्नाटक में। तो फैसला मतलब अभी भी हुआ नहीं है कि दोनों कंपनियों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है, दोनों कंपनियों में से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा शक्तिशाली कौन है, अभी भी यह फैसला हो नहीं पाया है। दोनों मतलब ऐसे युद्ध बराबरी पर छोटे मोटे युद्ध चल रहे हैं। तो युद्ध को रोकने के लिए पांडिचेरी में संधि किया जाता है। डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार 1754 में वापस बुला लेती है और 1754 में 54 में या 55 में 1754 या 55 में पांडिचेरी पांडिचेरी की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होता है। 1754 या 55 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त होता है और हैदराबाद में, शॉर्ट में लिखेंगे, हैदराबाद में फ्रांसीसियों की मर्जी का शासक रहता है
फ्रांसीसियों की मर्जी का शासक रहता है। और कर्नाटिक में कर्नाटिक में अंग्रेजों की मर्जी का शासक। अभी भी अभी भी यह अभी भी यह तय नहीं हो पाया कि अभी भी यह तय नहीं हो पाया कि दोनों दोनों कंपनियों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को यहाँ तक का जो हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा किया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की चर्चा को यहीं पर स्टॉप करते हैं हम लोग। आगे की चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।